हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जाहिर सी बात है, सब लोग अच्छे ही होंगे, बेहतर होंगे। और मैं भी यही कामना करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे रहें, बेहतर रहें, खुश रहें और अपनी पढ़ाई लगातार करते रहें। ठीक। डायनामिक्स फिजिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अमरीश कुमार एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नए लेक्चर के साथ। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक पार्ट चल रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक अपना एक चैप्टर है, उसमें अभी तक जो हमने स्टार्ट किया है वो चार्ज स्टार्ट किया है, आवेश को स्टार्ट किया है, चार्ज को स्टार्ट किया है। तो अभी तक हमने आवेश के बारे में पढ़ा, चार्ज के बारे में पढ़ा है, उसके यूनिट्स और डायमेंशंस क्या होती हैं उसके बारे में पढ़ा है, कितने टाइप्स के होते हैं वो पढ़ा है, और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है। तो इससे आगे हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है क्या, आवेश का क्वांटीकरण। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारी राशि है वो कैसी है, क्वांटीकृत राशि है। कैसी है, क्वांटीकृत राशि है। जो आवेश का क्वांटीकरण का मतलब क्या है, क्वांटीकरण, क्वांटीकरण का मतलब क्या है कि जो आवेश का मान है वो हमारा एक साथ यानी लगातार नहीं मिलता है। कैसा नहीं मिलता है, लगातार नहीं मिलता है। वो कैसा मिलता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग मिलता है, अलग अलग वस्तु पर अलग अलग होता है। यह कभी भी पॉइंट्स में नहीं होता है, क्वांटम में नहीं होता है। ये आवेश हमारा, ये हमेशा किसकी फॉर्म में होता है, ये डिस्क्रीट फॉर्म में मिलता है हमें, ये कंटिन्यूसली फॉर्म में नहीं मिलता है। जो अपना आवेश होता है वो कैसे मिलता है, डिस्क्रीट फॉर्म में मिलता है, कंटिन्यूसली फॉर्म में नहीं मिलता है। डिस्क्रीट का मतलब क्या है कि एक बिंदु पर एक प्रकार का आवेश, दूसरे बिंदु पर दूसरे प्रकार का आवेश, यह हमेशा लगातार, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये कभी भी आवेश है वो लगातार नहीं मिलता है। जिससे आपका एक ग्राफ है, ये अपना एक कंटिन्यूसली ग्राफ बना रहे हैं हम, कंटिन्यूसली ग्राफ बना रहे हैं, कंटिन्यूस ग्राफ है इतना। कंटिन्यूस का मतलब एक लगातार ग्राफ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर, ये अपना जीरो है, जीरो से हम स्टार्ट करते हैं। ये अपना एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ठीक है। चार यहाँ पर है अपना, यहाँ बोल देता हूँ चार, ये चार, ये पाँच, छः, सात और एक, ये इस तरीके से अपना एक ग्राफ है। तो जीरो और एक के बीच में भी कुछ वैल्यू होंगी अपनी, एक और दो के बीच में भी कुछ वैल्यू होंगी, दो और तीन के बीच में, तीन और चार के बीच में, चार और पाँच के बीच में, छः, सात, आठ, यानी कि इनके बीच में कुछ वैल्यू होंगी। जीरो से वन के बीच में जैसे 1.1, 0.1, 0.2, अप्रॉक्सीमेटली 0.9 तक होंगे, ठीक है। 0.9 तक ये वैल्यू होंगी। तो ये जो वैल्यू है इस ग्राफ पर क्या है कि हमें लगातार मिलते हुए जा रही है। कैसे मिल रही है, लगातार मिल रही है। ये हमें ये नहीं मिल रहा है कि नहीं ये जीरो के बाद सीधा एक पे मिल रहा है, नहीं, हमें 0.1 पे भी वैल्यू मिल रही है, 0.2 पे भी मिल रही है, 0.3 पे मिल रही है, और 1 और 2 के बीच में भी जितनी वैल्यू जा रही है उस पर भी वैल्यू मिल रही है। यानी कि ये हमेशा हमें कैसे मिल रही है, लगातार वैल्यू मिल रही है। जब लगातार वैल्यू मिल रही है तो ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं सतत ग्राफ। कैसे बोलते हैं, सतत यानी लगातार। ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं सतत या लगातार, और इंग्लिश में बोलते हैं हम कंटिन्यूअस ग्राफ, कंटिन्यूअस ग्राफ, CONTINUOUS। एक वैल्यू होती है आपकी डिस्क्रीट, एक ग्राफ होता है आपका डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5 and 6
तो जो वैल्यू है वो अपनी 1 पे मिले सीधी, 2 पे मिले, 3 पे मिले, 4 पे मिले, 5 पे मिले, 6 पे मिले। यानी जो वैल्यू है वो हमें 0 और 1 के बीच में नहीं मिलेगी। किस पे मिलेगी? सीधे 1 पे मिलेगी। 0 और 2 के बीच में नहीं मिलेगी। किस पे मिलेगी? 2 पे मिलेगी। 0 और 3 के बीच में नहीं मिलेगी। किस पे मिलेगी? 3 पे मिलेगी। 2 पे मिलेगी या फिर 3 पे मिलेगी। इसी प्रकार ये 3 पे मिलेगी या 4 पे मिलेगी। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हाँ 1.5 है तो 1.5 पे मिलेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 2.5 है, 2.2 है, 2.3 है, यानी इनके बीच में कहीं भी वैल्यू नहीं मिलेगी। इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट ग्राफ या डिस्क्रीट वैल्यू। ठीक है, ग्राफ को हम ग्राफ बोलेंगे, वैल्यू को वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, और डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग, अलग। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई वस्तु है और किसी वस्तु पर अलग अलग वैल्यू मिलती है, लगातार नहीं मिलती है, तो ऐसी वस्तु को हम बोलते हैं क्वांटीकृत वस्तु या क्वांटीकृत राशि। और ऐसी राशि को हम बोलेंगे क्वांटीकृत राशि। अगर किसी राशि पर हमें लगातार वैल्यू मिल रही है, हर एक पॉइंट पे वैल्यू मिल रही है, तो उसको हम क्वांटीकृत राशि नहीं कहेंगे। ऐसी राशियों को हम क्वांटीकृत राशि नहीं कहेंगे। तो क्वांटीकृत राशियों के बारे में हम पढ़ते हैं। क्वांटीकृत राशि क्या होती है? तो जब किसी भौतिक राशि का मान, जब किसी भौतिक राशि का मान, जब किसी भौतिक राशि का मान सतत ना होकर, सतत, सतत का मतलब है लगातार, ना होकर विविक्त, विविक्त, विविक्त का मतलब है अलग अलग होता है, तो ऐसी राशियों को क्वांटीकृत राशि कहते हैं। जब किसी भौतिक राशि का मान सतत ना होकर विविक्त होता है, तो ऐसी राशि को क्वांटीकृत राशि तो ऐसी राशि को हम क्या कहते हैं? क्वांटीकृत राशि कहते हैं। क्वांटीकृत राशि कहते हैं। अब इसके क्वांटीकृत क्या है? जब किसी भौतिक राशि का मान सतत ना होकर विविक्त होता है, सतत का मतलब लगातार ना होकर, कंटिन्यूअस ना होकर, कैसा ना होकर? कंटिन्यूअस ना होकर विविक्त यानी अलग अलग, अर्थात हम कह सकते हैं डिस्क्रीट होता है, तो ऐसी राशि को क्वांटीकृत राशि कहते हैं। ऐसी राशि को क्या कहते हैं हम? क्वांटीकृत राशि कहते हैं। तो इसी प्रकार जो आपका आवेश होता है, तो आवेश भी कैसी राशि है? एक क्वांटीकृत राशि है। तो उसका भी जो मान होता है वो कैसा होता है? लगातार नहीं होता है। कैसा होता है? लगातार नहीं होता है, बल्कि कैसा होता है? आपका विविक्त होता है, अलग अलग होता है। तो जो आवेश होता है वो आपका क्या होता है? कभी भी लगातार नहीं मिलता है, कभी भी इस फॉर्म में नहीं मिलता है कि 1.1 इलेक्ट्रॉन या 1.2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से मिलता नहीं मिलता है। हमेशा कैसा मिलता है? 1 मिलेंगे, 2 मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, अप टू 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से मिलता है। यानी कि ये हमारा डिस्क्रीट वैल्यू में मिलता है, कभी भी कंटिन्यूअस वैल्यू में नहीं मिलता है। तो इस प्रकार हम यहाँ जो आवेश की बात करेंगे, तो आवेश में लिखेंगे हम, आवेश में लिखेंगे तो किसी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है।
किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। आवेश के बारे में हम क्या लिखेंगे कि किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का कैसा होता है, पूर्ण गुणज होता है। वह कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होता है। कैसा होता है, एक पूर्ण गुणज के रूप में होता है। पूर्ण गुणज का मतलब क्या होता है कि हम अगर किसी इलेक्ट्रॉन में किसी वस्तु का आवेश ज्ञात करना, क्या करना है, किसी वस्तु का आवेश ज्ञात करना है, तो हमें उस इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश में हमें क्या करना है, एक एन कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, उस एन का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तभी हम क्या कर पाएंगे, उस वस्तु का आवेश ज्ञात कर पाएंगे। जैसे माना किसी वस्तु पर Q आवेश, किसी वस्तु पर Q आवेश हो तो, किसी वस्तु पर क्या हो, Q आवेश हो तो हम जब Q की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा फॉर्मूले में, तो Q प्लस माइनस एन ई। अब किसी वस्तु पर Q आवेश है और हमें इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में लिखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस एन ई। एन क्या है आपका, एन आपका एक पूर्ण संख्या है। क्या है, एक पूर्ण संख्या है। और Q क्या है, वस्तु का आवेश है। N क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। प्लस चिन्ह क्या है, प्लस चिन्ह यह बताता है कि इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो त्यागे गए हैं, इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं तभी तो आपका प्लस चिन्ह आता है। माइनस चिन्ह क्या है, वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के लिए आएगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, कोई वस्तु है अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो उसका क्या आवेश आ जाता है, नेगेटिव आवेश आ जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जहां Q क्या है आपका, Q वस्तु पर आवेश है, वस्तु पर आवेश या नॉर्मली आवेश हम बोल सकते हैं, ठीक है। N क्या है, N एक पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। प्लस चिन्ह क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए। और माइनस चिन्ह क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए। ओके, Q क्या है, किसी वस्तु पर आवेश या नॉर्मली आवेश हम बोल सकते हैं। N क्या है, आपकी एक पूर्ण संख्या है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। प्लस चिन्ह क्या है, त्यागने के लिए, इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए। और माइनस चिन्ह क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए। अब जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उसको मैं लिख देता हूं, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर होता है माइनस की 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, माइनस की 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ओके, तो एक बार मैं फिर दोबारा से इसको समझा देता हूं। तो आवेश का क्वांटिकरण क्या होता है, आवेश का क्वांटिकरण का मतलब क्या है कि जब कोई आवेश है वह हमें लगातार ना मिलके एक अलग अलग वैल्यू पर अलग अलग मिले, तो ऐसे राशि को हम बोलते हैं क्वांटीकृत राशि। कैसे बोलते हैं, क्वांटीकृत राशि। यानी कोई भी भौतिक राशि है उसका मान कैसा हो, लगातार ना होकर कैसा हो, अलग अलग हो, तो ऐसी राशि को हम बोलते हैं क्वांटीकृत राशि। तो आवेश के क्वांटीकरण में क्या लिखेंगे कि किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा उसका क्या हो जाएगा, n के साथ मल्टीप्लाई, और n कुछ भी हो सकता है, एक पूर्ण संख्या है, 0 से इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। माना किसी वस्तु पर Q आवेश हो, क्या हो, Q आवेश हो, Q आवेश हो, तो Q बराबर क्या होगा, प्लस माइनस एन ई। ये आपका एक सूत्र है आवेश ज्ञात करने का, इससे आवेश ज्ञात कर सकते हैं। अगर आवेश दिया है, इलेक्ट्रॉन संख्या पूछे, इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पर आराम से ज्ञात कर सकते हैं। आगे इसके बाद हम लिखेंगे एक नोट, और नोट में हम क्या लिखते हैं कि जो आपका आवेश होता है, आपका आवेश होता है
सॉरी आवेश नहीं, एन की वैल्यू बात कर रहा हूँ, नोट में लिखो। नोट में हम लिखेंगे कि एन का मान कभी भिन्नात्मक नहीं होता। एन का मान कभी भी भिन्नात्मक नहीं होता है। भिन्नात्मक का मतलब क्या है कि एन डज नॉट इक्वल टू 1/2, ठीक है, 3/2, 5/2, 4/3, 9/2। इस तरीके से आपका जो मान होगा वो n का कभी भी इस तरीके से नहीं हो सकता है। वो हमेशा कैसे होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू n तक, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है, मतलब इस तरीके की वैल्यू n की हमारी नहीं होगी। क्या होगी, n बराबर होगा तो 0, 1, 2, 3 अप टू ये इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। 0 से लेके अनंत तक हमारा कुछ भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हमारा 1/2 होगा या 2/3 होगा, इस तरीके की वैल्यू हमारी नहीं है, ठीक। तो ये आपका एक नोट रहा। नोट के बाद कुछ पॉइंट्स और हैं, तो मैं उसको कुछ पॉइंट डाल के लिखता हूँ। पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे कि आवेश के क्वांटीकरण का सत्यापन आवेश के क्वांटीकरण का सत्यापन मिल्टन ने किया। आवेश के क्वांटीकरण का सत्यापन किसने किया, मिल्टन ने किया। आवेश के क्वांटीकरण का प्रायोगिक सत्यापन लिखते हैं। आवेश के क्वांटीकरण का प्रायोगिक सत्यापन मिल्टन ने किया। किसने किया, मिल्टन ने किया। अतः क्वांटीकरण से स्पष्ट होता है कि क्वांटीकरण से स्पष्ट होता है कि क्वांटीकरण से स्पष्ट होता है कि आवेश का आदान प्रदान एक पूर्ण इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। आवेश का आदान प्रदान किसके रूप में होता है, एक पूर्ण इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। आवेश के क्वांटीकरण का प्रायोगिक सत्यापन किसने किया, मिल्टन ने किया था। क्वांटीकरण से स्पष्ट होता है कि आवेश का आदान प्रदान पूर्ण इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, आवेश का आदान प्रदान पूर्ण इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। कभी भी इलेक्ट्रॉन डिवाइड होकर नहीं जाएगा, जैसे 1.5 चला जाए या 0.7 चला जाए या फिर 1.2 चला जाए या 3.5, पॉइंट के रूप में नहीं जाएगा। हमेशा जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो कैसे जाएगा, 1, 2, 3, 4 अप टू कहाँ तक, इनफाइनाइट, यानी इसके रूप में वो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, 10 इलेक्ट्रॉन चले गए, कभी ये नहीं कहेगा कि 10.5 इलेक्ट्रॉन चले गए साहब,
5.5 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होता। आदान प्रदान हमेशा कैसे होता है? पूर्ण रूप में होता है, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण रूप में होता है। अगला है पॉइंट नंबर दूसरा, और दूसरे में क्या है? इलेक्ट्रॉन का विभाजन संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन का विभाजन संभव नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? एक सबसे छोटी राशि है आवेशों में। आवेशों में इलेक्ट्रॉन क्या है? एक सबसे छोटी राशि है। इसे हम बोलते हैं क्वांटा। क्या कहते हैं? क्वांटा। तो इलेक्ट्रॉन को हम क्या है? विभाजित नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन का विभाजन संभव नहीं है, इलेक्ट्रॉन को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम क्या बोलते हैं? आवेश का क्वांटा। आगे अगला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश प्राप्त करना। इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश प्राप्त करना, इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश प्राप्त करना संभव नहीं है। संभव नहीं है, अतः इससे आवेश का क्वांटा कहते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन को आवेश का क्वांटा कहते हैं। अतः इसे क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटा कहते हैं। अतः इसे आवेश का क्वांटा कहते हैं। इसे आवेश का क्वांटा कहते हैं। आवेश का क्वांटा का मतलब क्या है? इससे छोटी राशि और प्राप्त नहीं कर सकते। अब है एक अपवाद। तो अपवाद में क्या है, मैं इसको बताना जा रहा हूँ। अपवाद में क्या है कि गैलमैन एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, तो उन्होंने बताया, तो गैलमैन ने कुछ ऐसे कणों की खोज की जिन पर आवेश इलेक्ट्रॉन से कम होता है। जिन पर आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन से कम होता है। गैलमैन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ ऐसे कणों की खोज की जिन पर जो आवेश होता है वो कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन से कम होता है, जिन्हें क्वार्क्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वार्क्स कहते हैं। और जिनका मान होता है ±2e/3 और ±e/3। लेकिन अभी तक ये क्या है? अपवाद के रूप में चल रहे हैं। अभी तक इनको वैलिड प्रायोरिटी नहीं मिली है। तो जो गैलमैन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया था? ये ऐसे कुछ कणों की खोज की जिन पर जो आवेश होता है वो कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन के आवेश का, मतलब उन्होंने डिवाइड कर रखा है ऐसे खोज की जो जिनका जो मान होता है वो कितना होता है? ±2e/3 और ±e/3 होता है। ठीक है, जहाँ पर जो E है वो क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश है, यानी चार्ज है इलेक्ट्रॉन का आपका। और ऐसे कणों को हम क्या बोलते हैं? क्वार्क्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वार्क्स। तो मैं अपवाद में लिख रहा हूं। तो गैलमैन ने कुछ ऐसे कणों की खोज की, कुछ ऐसे कणों की खोज की जिन पर आवेश इलेक्ट्रॉन से कम होता है, जिन्हें क्वार्क्स कहते हैं। जिन्हें क्वार्क्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें क्वार्क्स कहते हैं। इन पर आवेश ±2e/3 तथा ±e/3 होता है। कितना होता है? ±2e/3
2e/3 प्लस माइनस e/3। बताइए गेलमैन ने कुछ ऐसे कणों की खोज की जिन पर जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, कम होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्वार्क्स कहते हैं, जिन्हें हम क्वार्क्स कहते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इन पर जो आवेश होता है वो क्या होता है 2e/3 और प्लस माइनस e/3 होता है। जो क्वार्क्स हैं वो क्या है, जो इन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, प्लस माइनस 2e/3 और प्लस माइनस e/3 होता है। ठीक है, तो अभी आपका जो क्वांटीकरण है आवेश का वो यहाँ पर फिनिश होता है। आगे अभी हम और पढ़ेंगे। हाँ, तो आगे पढ़ते हैं हम आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, जिस प्रकार आपने एक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा है 11th क्लास में, तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। क्या होता है आपका जो ऊर्जा संरक्षण होता है, एनर्जी कंजर्वेशन होता है। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है कि जो अपना चार्ज होता है, चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, वन बॉडी टू अनदर बॉडी में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। हम इसको ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही इससे उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि गेट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, सिर्फ वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हैं। कभी हम इसको ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं इसको डिस्ट्रॉय कर दें या इसको हम गेट कर दें, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। हम क्या करते हैं, हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो इसी प्रकार जो आपका आवेश संरक्षण है, तो आवेश संरक्षण का क्या है कि किसी भी निकाय का कुल आवेश कैसा रहता है, हमेशा संरक्षित रहता है। किसी भी निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आवेश को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही इसको उत्पन्न कर सकते हैं, सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, यानी वन बॉडी टू अनदर बॉडी हम क्या कर सकते हैं, इसको जस्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, स्थानांतरण कर सकते हैं इसका। लेकिन हम ये नहीं कह सकते इसको डिस्ट्रॉय कर दें या फिर इसको हम अचीव कर लें, प्राप्त कर लें कहीं से, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम क्या कर सकते हैं कि वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इसको क्या कर देते हैं, चेंज कर सकते हैं, वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, तो अगला है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। ठीक है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो इसमें क्या है, तो किसी निकाय का कुल आवेश किसी निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। किसी निकाय का कुल आवेश हमेशा कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। किसी निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है।
आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण किया जा सकता है। सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं, यानी एक वस्तु दूसरी वस्तु में स्थानांतरण किया जा सकता है। हम क्या कर सकते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उसको स्थानांतरित ट्रांसफर कर सकते हैं। कभी भी हम इसको ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही इसको उत्पन्न कर सकते हैं। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत होता है। ये क्या होता है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत होता है। ठीक है, यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत होता है। तो किसी भी निकाय के लिए, किसी भी निकाय के लिए, किसी भी निकाय के लिए हम क्या लिखेंगे कि अंतिम कुल आवेश, अंतिम कुल आवेश बराबर होता है प्रारंभिक कुल आवेश। यानी इस सिद्धांत में क्या होता है आपका, कि जो आपका अंतिम कुल आवेश होता है, लास्ट में कुल आवेश आता है, और जो प्रारंभिक आवेश होता है, उन दोनों की उसके क्या होता है, बराबर होता है। यानी अंतिम कुल आवेश बराबर क्या होगा, प्रारंभिक कुल आवेश। तो इसी प्रकार आपका जो एनर्जी कंजर्वेशन होता है, एनर्जी कंजर्वेशन में क्या होता है कि आपकी जो लास्ट वाली एनर्जी होती है, यानी अंतिम कुल एनर्जी बराबर क्या होता है, प्रारंभिक कुल एनर्जी। इसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा कि अंतिम कुल आवेश बराबर किसके होगा, प्रारंभिक कुल आवेश के। यानी कि हम कितने आवेश को इसको कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट कर दें, एक वस्तु का आवेश है, एक वस्तु से आवेश को हम कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्या होता है कि इसका जो कुल आवेश होता है, अंतिम कुल आवेश अलग अलग वस्तुओं का होता है, वो किसके बराबर होता है, प्रारंभिक कुल आवेश के बराबर होता है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ इसको। तो पहले तो मैं इसको एक बार और आपको समझाता हूँ कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। तो किसी निकाय का कुल आवेश, किसी भी निकाय का कुल आवेश हमेशा कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। यानी कि वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ना इसको उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसको बर्बाद कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कि वो कैसा रहता है, संरक्षित रहता है, इकट्ठा रहता है। ठीक है, तो अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण किया जा सकता है। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत होता है। तो किसी भी निकाय के लिए अंतिम कुल आवेश बराबर क्या होता है, प्रारंभिक कुल आवेश के। जैसे अपने पास एक वस्तु है A, इस पर Q आवेश है, दूसरी वस्तु है B, इस पर Q/3 आवेश है, Q डैश आवेश है, 0 बोल देता हूँ, इस पर Q बराबर 0 आवेश, उदासीन है। जब उदासीन है तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक संपर्क में आता हूँ, एक जोड़ देता हूँ। जैसे ही जोड़ता हूँ तो क्या होता है कि इसमें से कुछ आवेश इसकी ओर पर ट्रांसफर हो जाता है। मान लो कि दोनों वस्तुएं समान प्रकार की हैं। कैसी हैं, समान प्रकार की। और जब वस्तुएं समान प्रकार की होती हैं तो आवेश बराबर बराबर मात्राओं में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब वस्तुएं समान प्रकार की हैं तो आवेश कैसा होता है, बराबर बराबर मात्रा में बढ़ जाता है। तो यहाँ भी Q/2 होगा, यहाँ भी Q/2 होगा। तो प्रारंभिक कुल आवेश कितना है, प्रारंभिक कुल आवेश कितना है, Q + 0 बराबर Q। ये अंतिम कुल आवेश कितना है, अंतिम कुल आवेश क्या है, Q/2 + Q/2। एलसीएम लेंगे 2 आएगा तो Q + Q
बराबर 2q/2, 2 से 2 कैंसिल, फाइनल आंसर क्या रहेगा अपना q। यानी कि हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो आपका अंतिम कुल आवेश है वो किसके बराबर है, प्रारंभिक कुल आवेश के बराबर है। अंतिम कुल आवेश है वो किसके बराबर है, आपका प्रारंभिक कुल आवेश के बराबर है। तो यहाँ पर जो आपका आवेश संरक्षण का सिद्धांत है वो लागू होता है। इसमें क्या है, आवेश को हम बर्बाद नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ की ओर आवेश ट्रांसफर होता है। जैसे ही वस्तु ए से वस्तु बी में ट्रांसफर हो जाता है तो जो आवेश होता है, कुछ आवेश इस पर रह जाता है, कुछ आवेश इस पर पहुंच जाता है, तो दोनों आवेश अंतिम आवेश है वो कितने हो जाते हैं, q/2 प्लस q/2। तो यहाँ पर क्या आएगा, फाइनल q आंसर आएगा। और प्रारंभिक आवेश भी क्या है, q प्लस q है, यानी अंतिम आवेश बराबर क्या है, प्रारंभिक आवेश। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि आवेश का ट्रांसफर इसमें देखना, ठीक है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आवेश है उसका संरक्षण हुआ है, ठीक है। आगे नोट है, नोट में आपका आवेश संरक्षण का सिद्धांत सभी प्रकार की अभिक्रियाओं में लागू होता है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत सभी प्रकार की अभिक्रियाओं में लागू होता है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत सभी प्रकार की अभिक्रियाओं में लागू होता है, चाहे वह भौतिक अभिक्रिया हो, नाभिकीय अभिक्रिया हो, रासायनिक अभिक्रिया हो, चाहे वो आपकी भौतिक हो, चाहे रासायनिक हो, चाहे नाभिकीय हो, ठीक है, कोई भी अभिक्रिया हो, इन सब पर ये नियम लागू होता है। यानी आवेश संरक्षण सिद्धांत सभी प्रकार की अभिक्रियाओं में लागू होता है, चाहे वो भौतिक अभिक्रिया हो, नाभिकीय अभिक्रिया हो, रासायनिक अभिक्रिया हो, एक्सेट्रा वगैरह। यानी कोई भी अभिक्रिया हो, अगर जो भी अभिक्रिया हम प्राप्त करते हैं या जो भी अभिक्रिया होती है वो किसके अंतर्गत होती हैं, आवेश संरक्षण सिद्धांत के अंतर्गत होती है, ठीक है। पॉइंट नंबर दूसरा, पॉइंट नंबर दूसरे में क्या कहते हैं, इस नियम का कोई अपवाद नहीं है, इस नियम का कोई अपवाद नहीं, इस नियम का कोई भी क्या है, अपवाद नहीं है। इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। जिस प्रकार से हमने पिछले नियम में पढ़ा है आवेश के क्वांटीकरण में, उसका क्या है, कुछ अपवाद है, लेकिन आवेश संरक्षण का कोई भी अपवाद नहीं है। आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। इसमें क्या होता है, जो अंतिम कुल आवेश होता है वो प्रारंभिक कुल आवेश के कैसे होता है, बराबर होता है। आवेश को क्या है, आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते और ना ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ओके, तो आज के लिए हम यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं। आगे हम फिर पढ़ते हैं, कुछ सवालों के साथ पढ़ेंगे। यहाँ से हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट होते हैं थोड़ा थोड़ा करके। अभी तक मेरा पार्ट थ्योरी चल रहा है, उसके बाद अभी कुछ टॉपिक्स और हैं। हाँ, इसमें जैसे कि हम पढ़ेंगे अभी घर्षण आवेशन की विधियाँ। क्या पढ़ेंगे हम, आवेशन की विधियाँ। तो आवेशन की अपनी 3 विधियाँ होती हैं, एक चालन द्वारा, एक प्रेरण द्वारा और एक घर्षण के द्वारा। जहाँ पर जाके हमारा पूरा एक आवेश टॉपिक है वो फिनिश होगा। उसके बाद आपका जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा कूलाम का नियम। कूलाम के नियम किससे संबंधित कुछ और उसके पॉइंट्स हैं वो चलेंगे। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स पोर्शन है वो स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी तक मेरा जो थ्योरी पोर्शन है वो चल ही रहा है। मैं अभी क्या है आपकी थ्योरी पे फोकस कर रहा हूँ, अभी क्वेश्चंस पे फोकस नहीं किया है। अब थोड़ा बहुत पोर्शन आएगा क्वेश्चन का, तो उसको सॉल्व करेंगे हम आके, ठीक है। तो और मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरी वीडियोज पसंद आ रही हों
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।